बुकवॉक्सिया के इस वीडियो में हम बात करेंगे द अल्मनैक ऑफ नेवल रविकांत बुक के बारे में। इस बुक को लिखा है एरिक जोगेर्सन ने। अमीर बनना सिर्फ लक के बारे में नहीं है। खुशी केवल एक ट्रेट नहीं है जिसके साथ हम पैदा हुए हैं। ये आकांक्षाएं पहुंच से बाहर लग सकती हैं, लेकिन वेल्थ को बिल्ड करना और खुश रहना ऐसी स्किल है जिसे हम सीख सकते हैं। तो ये स्किल क्या है और इन्हें हम कैसे सीख सकते हैं? वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे एफर्ट्स को गाइड करते हैं? प्रोग्रेस की रियलिटी क्या है? नेवल रविकांत एक एंटरप्रेन्योर, फिलोसोफर और इन्वेस्टर हैं जिन्होंने वेल्थ को बिल्ड करना और लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस क्रिएट करने के अपने सिद्धांतों से दुनिया को इम्प्रेस कर लिया है। द एल्मेनेक ऑफ नेवल रविकांत नेवल के पिछले 10 साल की विजडम का कलेक्शन और एक्सपीरियंस है। ये एक हाउ टू बुक या एक स्टेप बाय स्टेप स्कीम नहीं है, बल्कि इसमें आप नेवल के खुद के शब्दों के माध्यम से सीखेंगे कि एक खुशहाल और समृद्ध लाइफ की ओर अपने यूनिक पाथ पर कैसे चला जाए। इस वीडियो में पहले हम जानेंगे वेल्थ के बारे में, उसके बाद हम जानेंगे हैप्पीनेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेल्थ के बारे में। वेल्थ और मनी में क्या डिफरेंस है? मनी वो है कि हम किस तरह अपनी वेल्थ को ट्रांसफर करते हैं। मनी समाज से कमाए हुए क्रेडिट्स होते हैं। वेल्थ वो चीज़ है जो हम सब चाहते हैं। वेल्थ वो एसेट्स होते हैं जो आपके सोते रहने पर भी पैसे बनाते हैं। वेल्थ एक कंप्यूटर प्रोग्राम भी है जो रात में भी काम करता है। यहाँ तक कि बैंक में पड़ा हुआ पैसा भी वेल्थ के रूप में काउंट किया जाता है। तो वेल्थ की डेफिनेशन है वो बिजनेस और एसेट्स जो आपके सोते रहने पर भी पैसा कमा रहे होते हैं, वेल्थ कहलाते हैं। अपने स्पेसिफिक नॉलेज को खोजिए और उसे बिल्ड कीजिए। स्पेसिफिक नॉलेज सिखाई नहीं जा सकती, लेकिन उसे सीखा जा सकता है। जब नेवल स्पेसिफिक नॉलेज की बात करते हैं तो उनका मतलब है कि वो चीज़ जानना जो आप अपने बचपन में या अपने टीन एज में बिना किसी खास एफर्ट के कर रहे थे। कोई ऐसी चीज़ जिसे आपने कभी स्किल समझा ही नहीं, लेकिन आसपास के लोगों ने उसे महसूस किया। आपके पेरेंट्स, आपके बेस्ट फ्रेंड, आपके भाई बहन को इस स्पेसिफिक नॉलेज के बारे में पता होगा। दरअसल स्पेसिफिक नॉलेज एक कॉम्बिनेशन है आपकी यूनिक आदतों का जो आपके डीएनए में है, आपकी यूनिक अपब्रिंगिंग का और आपके इन सभी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्स का। ये आपकी पर्सनैलिटी और आपकी आइडेंटिटी के अंदर मिली होती है। पहला इंसान जिसने नवल के स्पेसिफिक नॉलेज को पॉइंट आउट किया था वो उनकी माँ थी। ये वो टाइम था जब नवल 16 साल के थे और अपने दोस्त को कह रहे थे कि वो एक एस्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट बनेंगे। तो उनकी माँ ने कहा नहीं, तुम बिजनेस में जाओगे। नवल ने कहा ये मेरी माँ क्या कह रही है, मैं बिजनेस में जाऊंगा। लेकिन उनकी माँ को पता था कि वो क्या कह रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को बिल्कुल पास से नोटिस किया था। स्पेसिफिक नॉलेज अपने अंदर के टैलेंट को और अपने जेन्युइन क्यूरियोसिटी को परस्यू करके आती है। ये ऐसा नहीं है कि जो भी करें ट्रेंडी हो और वो करने लगे, या जो भी बिजनेस इन्वेस्टर्स कह रहे हैं वो करने लगे। कंपाउंडिंग। आपने कभी अपने पैसों को निवेश किया है या आपने कभी फाइनेंस के बारे में कुछ पढ़ा है तो आपके सामने ये शब्द जरूर आया होगा, कंपाउंडिंग। कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ फाइनेंस की दुनिया में ही नहीं बल्कि जिंदगी के हर जगह में इस्तेमाल होता है। जिंदगी में सारे रिटर्न, चाहे नॉलेज में हो, वेल्थ में हो, रिलेशनशिप में हो, कंपाउंड इंटरेस्ट से ही आते हैं। इसके प्रूफ के लिए आप सोसाइटी के सबसे बड़े रूल को देख सकते हैं कि क्यों कोई इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ है या कोई इतने करोड़ों रुपए को कैसे मैनेज कर रहा है। इसका जवाब है कि लोग उन पर विश्वास करते हैं। उनके ऊपर इसलिए विश्वास किया जाता है क्योंकि उन्होंने जो रिलेशनशिप बनाई है वो कंपाउंड हो चुकी है, मतलब 10 या 20 गुना बढ़ चुकी है। टेक ऑन अकाउंटेबिलिटी। अमीर बनने के लिए आपको लेवरेज की ज़रूरत होगी। ये लेवरेज मजदूर हो सकते हैं, पैसा हो सकता है, कोड या मीडिया हो सकता है, लेकिन इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें लोगों को आपको देनी पड़ेंगी। इनमें से कुछ चीज़ जैसे लेबर या कैपिटल को लेने के लिए आपको लोगों को विश्वास दिलाना होगा, और यहीं पर अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। अकाउंटेबिलिटी दो धारी तलवार की जैसी है। जब सब कुछ अच्छा चलता है तो आप क्रेडिट ले सकते हैं, लेकिन अगर चीज़ें सही नहीं हैं, कुछ बुरा हुआ है, तो आपको फेलियर को भी अपने नाम पर लेना होगा। मतलब सभी नेगेटिव बातें आपको ही सुननी पड़ेंगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही लेनी पड़ेंगी। हम अब भी अपने नाम पर पब्लिक में फेल न होने के लिए सोशली हार्डवायर्ड हैं। हम अब भी अपने नाम पर पब्लिक में फेल न होने के लिए सोशली हार्डवायर्ड हैं। जिन लोगों के पास पब्लिक के आगे फेल होने की एबिलिटी होती है
वो वास्तव में बहुत अधिक पावर गेन करते हैं। लोगों को और अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी में डाउनसाइड रिस्क उतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ तक कि एक अच्छी इकोसिस्टम में पर्सनल बैंकरप्सी भी खत्म हो जाती है। किसी बिजनेस में इक्विटी को ओन करना अमीर बनने के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? इसका जवाब है मालिक बनना वर्सेस नौकरी करना। अगर आपको पैसे अपना टाइम देकर मिलते हैं, भले ही आप लॉयर हो या डॉक्टर, आप थोड़े पैसे तो कमा लेते हैं, लेकिन आप वो पैसे नहीं कमा पाएंगे जो आपको फाइनेंशियली फ्री कर सके। आपके पास पैसिव इनकम नहीं होगी और आप सोते सोते पैसे नहीं बना पाएंगे। बिना ओनरशिप के आपके आउटपुट आपके इनपुट के साथ क्लोजली बंधे हैं। लगभग हर सैलरी जॉब, जिनमें भले ही ज़्यादा सैलरी हो, जैसे लॉयर या डॉक्टर, आप तब भी जितने घंटे काम करेंगे आपको उतने ही पैसे मिलेंगे। अगर आप उन डॉक्टर्स को देखें जो अमीर हुए हैं, वो इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने एक बिजनेस को ओपन किया है, उन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर दी है, या फिर वो किसी तरह का मेडिकल डिवाइस बनाते हैं, या फिर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाते हैं। लेवरेज करने की पोजीशन ढूंढिए। हम अनलिमिटेड लेवरेज की एज में रह रहे हैं और अगर आप अपनी जेन्युइन क्यूरियोसिटी को फॉलो करेंगे तो आप बहुत अधिक पैसे कमा सकते हैं। अपनी जेन्युइन इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी को फॉलो करना आपके करियर के लिए ज़्यादा अच्छा है, ना कि उस चीज़ को फॉलो करना जो कि आज पैसे बनाकर दे रही है। आपको कुछ ऐसी चीज़ करनी आनी चाहिए जब वो डिमांड में होगी तो दूसरे लोग उसे करना नहीं जानते हों। कुछ ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में सोचिए जो सोसाइटी को चाहिए लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि वो उसे कैसे पा सकते हैं। जैसे 2007 में स्टीव जॉब्स ने देखा कि लोगों को स्मार्टफोन्स की ज़रूरत है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि उसे कैसे बनाया जाए। आप बस अपनी स्किल को डेवलप करते रहिए और उस समय का इंतज़ार कीजिए जब दुनिया में कुछ नया आए। उन्हें जिस स्किल की ज़रूरत है वो आपके पास हो। आप तब तक अपना नाम और अपना ब्रांड यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर बनाइए, क्योंकि जब टाइम आएगा तब आप उस चीज़ को मैक्सिमम लेवरेज के साथ कर पाएंगे। लेवरेज की 3 ब्रॉड क्लासेस हैं। पहला फॉर्म ऑफ लेवरेज है लेबर, जहां दूसरे आपके लिए काम करते हैं। ये सबसे पुरानी फॉर्म ऑफ लेवरेज है और इस मॉडर्न वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। दूसरे लोगों को मैनेज करना बहुत मुश्किल है, इसके लिए बहुत अच्छी लीडरशिप स्किल्स की ज़रूरत होती है। सेकेंड, लेवरेज मनी। लेवरेज का एक अच्छा फॉर्म है। इसका मतलब है जब कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आप उसे पैसे से मल्टीप्लाई करते हैं। पैसों को मैनेज करना लोगों को मैनेज करने से आसान है। लेवरेज की फाइनल फॉर्म है सबसे डेमोक्रेटिक फॉर्म। ये है प्रोडक्ट जिनको रेप्लिकेट करने में पैसे नहीं लगते। इसके अंदर बुक्स, मीडिया, मूवी, कोड आते हैं। एक डेवलपर ने ऐप बनाया और अब वो हमेशा के लिए चलता ही जा रहा है। एक यूट्यूबर ने एक वीडियो बनाई और अब उसे करोड़ों लोग देख रहे हैं। बेचना सीखो, बनाना सीखो। अगर आप दोनों कर सकते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। ये दोनों अलग अलग कैटेगरीज हैं। एक है प्रोडक्ट बनाना, ये मुश्किल है। इसके अंदर डिज़ाइन आ सकता है, डेवलपमेंट आ सकता है, मैन्युफैक्चरिंग आ सकती है। हर एक इंडस्ट्री में बिल्डर की डेफिनेशन अलग होती है। जैसे टेक इंडस्ट्री में CTO होता है, लॉन्ड्री बिजनेस में वो होता है जो लॉन्ड्री सर्विस दे रहा होता है। दूसरी कैटेगरी है सेल्स की। सेलिंग एक बहुत बड़ी टर्म है। सेलिंग का मतलब कस्टमर को सिर्फ प्रोडक्ट बेचना ही नहीं होता, इसका मतलब मार्केटिंग भी हो सकता है, इसका मतलब बातचीत करना भी हो सकता है। ये बड़े अम्ब्रेले जैसा है। 2 फंडामेंटल गेम्स होते हैं जो लोग अपनी ज़िंदगी में खेलते हैं। पहले मनी गेम। मनी गेम लोग इसलिए खेलते हैं क्योंकि पैसा तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है, लेकिन वो आपकी मनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। लेकिन उसी समय काफ़ी सारे लोग जो अंदर ही अंदर ये मानते हैं कि वो पैसे नहीं कमा सकते, वो कोई भी वेल्थ क्रिएशन होने देना ही नहीं चाहते, तो वो पूरी एंटरप्राइज को अटैक करके कहते हैं पैसा कमाना बेकार है, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन वो दूसरा गेम खेल रहे होते हैं जिसे स्टेटस गेम कहते हैं। स्टेटस एक जीरो सम गेम है, मतलब इससे किसी को फायदा नहीं होता। ये काफ़ी पुराना गेम है, हम इसे जंगलों के टाइम से खेलते आ रहे हैं। कौन नंबर 1 आया, कौन नंबर 2, कौन नंबर 3 पर रह गया, और नंबर 3 को नंबर 2 पर जाने के लिए नंबर 2 को हटाना होगा। स्टेटस गेम में दिक्कत ये है कि आपको जीतने के लिए किसी और को नीचे गिराना होता है। ऐसा काम खोजिए जो खेल की तरह लगे। पहले हम शिकारी की तरह जीते थे, तब हम सब अपने लिए काम करते थे, लेकिन एग्रीकल्चर के आने के बाद हम धीरे धीरे स्टेटस गेम में घुसने लगे।
इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और फैक्ट्री ने हमें और हराइकल बना दिया, क्योंकि हर इंसान अपनी फैक्ट्री तो नहीं चला सकता। लेकिन हाँ, इंटरनेट की वजह से हम उस टाइम में फिर से वापस जा रहे हैं, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुद के लिए काम कर सकते हैं। आपका पैसे के लिए प्यार। पैसा सारे फसाद की जड़ नहीं है। पैसे में कोई बुरी बात ही नहीं है, लेकिन पैसे से प्यार करना और सिर्फ पैसे पैसे की ही रट लगाकर बैठना गलत है। ये इसलिए बुरा नहीं है कि आपको सोसाइटी क्या कहेगी, ये आपके लिए बुरा है। पैसे से प्यार करना इसलिए बुरा है क्योंकि ये प्यार कभी खत्म ही नहीं होगा। अगर आप पैसे से प्यार करते हैं, आप उसे कमा लेते हैं, तो भी आपके पास ये कभी इनफ इसलिए नहीं होगा, क्योंकि ये जो पैसे की चाह है वो किसी नंबर पर जाकर खत्म नहीं होती। जब आप पैसे कमाते हैं तब आप और पैसे चाहते हैं, और फिर आपको डर लगने लगता है कि कहीं आप वो पैसे खो न दें। पैसे के इस कांस्टेंट प्यार से दूर रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब जब आप पैसे कमाते हैं तब आप अपनी लाइफ स्टाइल को अपग्रेड मत कीजिए। अब बात करते हैं हैप्पीनेस की। हम हमेशा इसमें फंसे रहते हैं कि हमें ये चाहिए या हमें वो चाहिए। हैप्पीनेस एक ऐसी स्टेट है जहाँ कुछ भी मिसिंग नहीं होता। मतलब आपको जो भी चाहिए, जितना भी चाहिए, वो सब आपके पास मौजूद है। जब आपके पास कुछ मिसिंग नहीं होता तो आपका दिमाग शांत हो जाता है और बीते हुए कल पर रिग्रेट करना और आने वाले कल के लिए प्लान्स बनाना बंद कर देता है। लोग गलती से ये मानते हैं कि खुशी का मतलब पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव एक्शन लेना होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हैप्पीनेस पॉजिटिव थॉट्स के बारे में नहीं है, ना ही नेगेटिव थॉट्स के बारे में है। हैप्पीनेस का मतलब है डिजायर्स का ना होना, स्पेशली बाहरी चीज़ों के डिजायर्स का ना होना। हैप्पीनेस को प्रेजेंट की ज़रूरत होती है। किसी भी टाइम जब आप चल रहे होते हैं तो आपके दिमाग का काफ़ी कम परसेंट प्रेजेंट मोमेंट में होता है। बाकी का दिमाग या तो बीते हुए कल के बारे में सोच रहा होता है या आने वाले कल के बारे में प्लान कर रहा होता है। इसकी वजह से आपको असली एक्सपीरियंस नहीं हो पाता। ये आपको आपके आसपास की हर चीज़ में सुंदरता देखने से रोक रहा है, और आप जहाँ पर भी हैं उस मोमेंट के लिए कभी ग्रेटफुल भी नहीं हो पाएंगे। अगर आप सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोचते रहें तो आप सच में अपनी सारी खुशी को ख़त्म कर लेंगे। आज हम नई कार लेंगे, अब मैं कार के घर पर आने का इंतज़ार कर रहा हूँ, और हर रात हम उस कार के बारे में हर जगह पढ़ते रहेंगे। ये सब हम क्यों करते हैं? क्योंकि वो सिर्फ एक कार है जो कि हमारी ज़िंदगी में ना के बराबर मदद करने वाली है। हमें पता है कि जैसे ही कार घर पर आएगी हम उसके बारे में सोचना बंद कर देंगे। बात ये है कि हम बाहरी चीज़ों के एडिक्ट हो चुके हैं और हम ये सोचने लगे हैं कि बाहरी चीज़ों से हमें खुशी मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तब खुश हो जाऊंगा जब मुझे वो चीज़ मिलेगी, फिर भले ही वो चीज़ कुछ भी हो। ये बहुत बड़ी गलती है जो हम पूरे दिन करते रहते हैं। इंसान की सारी दिक्कत भी इसलिए ही आती है क्योंकि वो शांति से कमरे में बैठ नहीं सकता। अगर आप शांति से 30 मिनट के लिए बैठ सकते हैं और खुश रह सकते हैं तो आप सक्सेसफुल हैं। ये काफ़ी ताकतवर जगह होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ ही लोग पहुँच पाते हैं। अगर आप अंदर और बाहर शांत हैं तो इसकी वजह से आपको खुशी मिलेगी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ज़िंदगी मुश्किल है, हमने इसे मुश्किल बना दिया है। नेवल के लिए जलन के इमोशन से ऊपर उठना काफ़ी मुश्किल था। ये जहरीला इमोशन है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको जलन से छुटकारा नहीं मिलता। आप जिसको देखकर जल रहे थे उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ा और वो आज भी सक्सेसफुल है और अच्छी लाइफ जी रहा है। हैप्पीनेस एक स्किल भी है, जैसे न्यूट्रिशन एक स्किल है, डाइटिंग स्किल है, फिट होना एक स्किल है, पैसा कमाना एक स्किल है, वैसे ही हैप्पीनेस भी एक स्किल है। ये वो चीज़ नहीं है जिसके साथ आप पैदा होते हैं। अब कोई हैप्पीनेस के स्किल को कैसे बिल्ड कर सकता है? आप अच्छी हैबिट बना सकते हैं, वो आपको खुशी देने में मदद कर सकता है। शुगर न खाना आपके मूड को स्टेबल रख सकता है। अल्कोहल न पीना आपके मूड को स्टेबल कर सकता है और अधिक स्टेबल कर सकता है। और हाँ, वीडियो गेम खेलना आपको अभी तो खुशी दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो वो आपके हैप्पीनेस को ख़राब कर रहा है। मेन बात यह है कि आपको अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों से बदलना होगा, जिन्हें आप बिना सोचे समझे करते रहते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी आदतों का और जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, इसका एक कॉम्बिनेशन है। नेवल यहाँ पर अपने पर्शियन दोस्त के बारे में बताते हैं जिसका नाम है वजहार। वो ज़िंदगी से बहुत प्यार करता है और वो उन लोगों से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता जो खुश नहीं रहते हैं। अगर आप वहजात से पूछेंगे
कि उसका सीक्रेट क्या है तो वो कहेंगे कि क्यों पूछना बंद करो और वाओ बोलना शुरू करो। दुनिया इतनी गजब की जगह है, हम इंसान हर चीज़ को हल्के में लेते हैं। देखो अभी मैं और आप क्या कर रहे हैं, हम सब अपने घर पर हैं, छत के नीचे हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं। हम दोनों दो तरह के बंदर होते हैं जो किसी जंगल में बैठकर सूरज को डूबते हुए देख रहे होते हैं। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि हमारे पास हर समय कितने सारे गिफ्ट्स हैं, हमें बस यही करना है। यहाँ पर नवल अपनी हैबिट्स बताते हैं जिससे उन्हें हैप्पीनेस अचीव करने में मदद मिली है। सबसे पहली हैबिट है मेडिटेशन। मेडिटेशन का पर्पस है कि दिमाग कैसे काम करता है। मेडिटेशन का बस सिंपल सा मतलब है कि हर एक मोमेंट के बारे में अवेयर रहना। मतलब अगर आप चल रहे हैं तो चलने पर ध्यान देना। नवल ये भी कहते हैं कि हर रोज वर्कआउट करने से वो और ज़्यादा खुश इंसान बन गए। अगर आपके पास शरीर की शांति है तो दिमाग को शांत करने में आसानी होगी। अब हम लोग हैबिट्स कैसे बदल सकते हैं। एक हैबिट को लीजिए, उसके लिए डिज़ायर बनाइए, विजुलाइज कीजिए, उसके लिए पार्ट डिफाइन कीजिए, नीड्स, ट्रिगर्स और सब्स्टिट्यूट को आइडेंटिफाई कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए और बहुत ज़्यादा ट्रैक कीजिए। ज़िंदगी की किसी भी सिचुएशन में हमारे पास तीन चॉइसेस होते हैं, या तो आप उस सिचुएशन को बदल सकते हैं, या आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, और या आप उसे छोड़ सकते हैं। अगर आप उस सिचुएशन को बदल सकते हैं तो वो एक डिज़ायर होगी। जब तक आप उस सिचुएशन को बदलेंगे नहीं तब तक वो आपको सफरिंग देगी। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई गरीब है तो वो अमीर बनने का डिज़ायर करेगा। जब तक वो अपने हालात को बदल नहीं लेता तब तक वो सफ़र करता रहेगा। जो अच्छा ऑप्शन नहीं है वो है बैठकर ये विश करना कि आप इस सिचुएशन को बदलेंगे, लेकिन उसे नहीं बदलना है। आप उसे छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। जो फ्रेज हम यूज़ करते हैं वो बस एक ही शब्द है, एक्सेप्ट। तो एक्सेप्टेंस होती कैसे है? ये बिल्कुल ओके है कि आपने जो किया उसका क्या रिजल्ट होगा। हमें हर समय वो नहीं मिलता जो आप और हम चाहते हैं, लेकिन कभी कभी ये बेस्ट के लिए भी हो रहा होता है। जैसे गीता में लिखा है, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। एक्सेप्टेंस के एटीट्यूड को पाना काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पर नवल कुछ हैक शेयर करते हैं जिनसे उन्हें सिचुएशन को एक्सेप्ट करने में काफ़ी हेल्प मिली। पहला हैक है पीछे मुड़कर देखना। मतलब जब पहले आपके साथ ऐसी सिचुएशन आई थी तो उसके बाद क्या हुआ था। पिछली बार जब आप बिजनेस में फेल हुए थे तब क्या हुआ था। पिछली बार जब आपको हेल्थ प्रॉब्लम हुई तब क्या हुआ। आप उस सिचुएशन के बाद आई इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ को देख सकते हैं। वो एक और हैक बताते हैं, जब भी बुरी सिचुएशन आती है तब वो अपने आप से पूछते हैं कि सिचुएशन में क्या पॉजिटिव है। ज़्यादातर हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर होता है। अगर आप किसी सिचुएशन में पॉजिटिविटी नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप अपने आप से कह सकते हैं कि अब यूनिवर्स मुझे कुछ नया सिखाने वाला है, अब मुझे सिर्फ शांति से उसकी बात सुननी चाहिए। मेडिटेशन करना इतना पावरफुल क्यों है? आपकी सांसें उन जगहों में से एक हैं जहाँ पर आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वॉलंटरी नर्वस सिस्टम से मिलता है। ये इनवॉलंटरी है लेकिन आप इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। मेडिटेशन दिमाग के लिए इंटीमेट फास्टिंग है। जैसे ज़्यादा शुगर से बॉडी हैवी हो जाती है वैसे ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन से मन भी हैवी हो जाता है। जब हम अकेले अनडिस्ट्रैक्टेड स्टेट ऑफ माइंड में वक्त बिताते हैं तो उसकी वजह से हम मेंटली फैट से फिट हो जाते हैं। यहाँ पर नवल एक और लाइफ हैक देते हैं, जब बेड में हो तो मेडिटेट करो। या तो तब डीप मेडिटेशन होगी या आप सो जाएंगे, दोनों चीज़ों से फ़ायदा है। मैं स्पेसिफिक गोल्स में बिलीव नहीं करता। स्कॉट एडम्स कहते हैं, सिस्टम सेटअप करो, गोल नहीं। अपने जजमेंट को ये फिगर आउट करने के लिए यूज़ कीजिए कि किस तरीके से एनवायरनमेंट में आप आगे बढ़ सकते हैं, और फिर वैसा एनवायरनमेंट अपने पास बनाइए जिसकी वजह से आप स्टैटिकली सक्सीड हों। नवल कहते हैं वो प्लेनेट के सबसे सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाएंगे और ना ही वो बनना चाहते हैं। वो सिर्फ अपना सबसे सक्सेसफुल वर्जन बनना चाहते हैं। वो सिर्फ इस तरीके से जीना चाहते हैं कि अगर उनकी ज़िंदगी 1000 बार खेले तो 999 बार नवल सक्सेसफुल रहें। वो बिलियनियर नहीं है लेकिन वो हर समय अच्छा करते हैं। उन्हें ज़िंदगी की हर आज तक में सक्सेस नहीं मिली। उन्होंने सिस्टम सेटअप किया जिसकी वजह से वो कुछ ही जगह फेल हुए। जब नवल यंग थे तो वो फ्रीडम बहुत ज़्यादा वैल्यू करते थे। फ्रीडम उनकी कोर वैल्यूज़ में से एक थी और आज उनकी टॉप 3 वैल्यूज़ में से एक है।
लेकिन अब फ्रीडम की डेफिनेशन अलग हो चुकी है। उनकी पूरी डेफिनेशन थी फ्रीडम टू, फ्रीडम की वो जो चाहे वो कर सकें, फ्रीडम वो करने की जो आप चाहते हैं जब आप चाहते हैं। अब जो वो फ्रीडम चाह रहे हैं वो है इंटरनल फ्रीडम। ये फ्रीडम फ्रॉम रिएक्शन है, गुस्सा होने से फ्रीडम, दुखी होने से फ्रीडम। अब वो फ्रीडम फ्रॉम ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो पहले फ्रीडम को ढूंढ रहे थे। एक्सेप्टेशन से फ्रीडम। अगर आप दूसरे लोगों को हर्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने आपसे एक्सपेक्टेशन लगा रखी है, तो वो उनकी प्रॉब्लम है। अगर आपने उनके साथ कोई एग्रीमेंट किया है तो ये आपकी प्रॉब्लम है। उनकी लाइफ से काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशन होगी। जितनी जल्दी आप उनकी एक्सपेक्टेशन को ख़त्म कर देंगे, ये आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। अपने टाइम को वैल्यू करें, और ये आपके पास हैं, ये आपके पैसे से भी ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये आपके दोस्तों से भी ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये आपकी हर एक चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी हैं। अपने टाइम को वेस्ट ना करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप रिलैक्स नहीं कर सकते। जब तक कि आप वो कर रहे हैं जो आप चाहते हैं, तब तक वो टाइम वेस्ट नहीं है। लेकिन अगर आप अपना टाइम उन चीज़ों को करने में स्पेंड नहीं कर रहे हैं जो आप चाहते हैं, ना ही कुछ और कर रहे हैं और ना ही कुछ उससे सीख रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? दूसरे लोगों को खुश करने में अपना टाइम खराब मत कीजिए। गुस्से से फ्रीडम। गुस्सा क्या है? गुस्से का मतलब सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल ना होना। गुस्सा एक कॉन्ट्रैक्ट है जो आप फिजिकल और मेंटल पेन में रहने के लिए अपने साथ तब तक करते हैं जब तक सिचुएशन बदल नहीं जाती। अनकंट्रोल्ड थिंकिंग से फ्रीडम। एक बड़ी हैबिट जिस पर नवल काम कर रहे हैं वो है अपने मंकी माइंड को बंद करना। हमारे बचपन में हम ज़्यादातर ब्लैंक स्टेज में ही होते थे, हम प्रेजेंट में ही जीते थे, हम ऐसी जगह रह रहे थे जिसे नेवल रियल वर्ल्ड कहते हैं। हम जैसे जैसे बड़े होते गए, हमारी इच्छाएं शुरू होने लगी, हम बहुत ज़्यादा सोचने लगे, एक आइडेंटिटी बिल्ड करने लगे, एक ईगो भी बिल्ड करने लगे। एक जगह पर जहाँ हजारों लोग हैं और वो सभी एक निश्चित समय पर खुद से बात कर रहे होते हैं, तो वो जिस भी चीज़ को देख रहे होंगे उसे कॉन्स्टेंटली जज भी कर रहे होंगे। वो फैंटेसी की दुनिया में जी रहे होते हैं कि कल क्या होने वाला है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय तो अच्छा हो सकता है, लेकिन नवल कहते हैं कि ये हमारे हैप्पीनेस के लिए बहुत गलत है। नवल के लिए माइंड एक सर्वेंट और टूल होना चाहिए, ना कि एक मास्टर। उनका मंकी माइंड उन्हें 24/7 कंट्रोल और ड्राइव ना करे। द मीनिंग ऑफ लाइफ। ये एक बड़ा क्वेश्चन है। लाइफ का पर्पस और मीनिंग क्या है? नवल इसके दो जवाब देते हैं। पहला ये कि ये पर्सनल है, आपको इसका जवाब खुद खोजना होगा। किसी भी तरीके का विजडम आपको कोई भी दे, चाहे महात्मा बुद्ध या नवल, आपको ये नॉनसेंस ही लगेगा। इसके लिए आपको ये खुद ढूंढना होगा, इसलिए आंसर जरूरी नहीं है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। आपको क्वेश्चन खुद खोजना होगा, फिर जो आंसर तक आप पहुंचेंगे, जिसके साथ आप खुश हैं, वो आपके लाइफ से रिलेटेड होगा। दूसरा आंसर ये कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, ना ही कोई पर्पस है। ओशो के अनुसार ये पानी पर लिखने जैसा या रेत पर घर बनाने जैसा ही है। आप जो भी करेंगे वो खत्म हो जाएगा, जैसे ये प्लेनेट एक दिन मिट जाएगा। कुछ जनरेशन बाद कोई भी आपको याद नहीं रखेगा, भले ही आप कोई आर्टिस्ट हो, पोएट हो या कोई भी हो, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।